नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन की सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें कि चमोली से आ रही है, जहां पर मेले का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। जोशीमठ बड़ा गांव में 42 साल के बाद होने वाले सीता माता महायज्ञ भव्य की यहां पर रूप से वो शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में यहां पर भक्त पहुंचे हैं और साथ ही आपको बता दें मेले को लेकर बड़ा गांव में भारी उत्साह देखा जा रहा है और गांव भूमियाल देवता के निशान पहुंचे हैं आयोजन स्थल पर। और आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद हैं। दुर्गा मां भूमियाल देवता की अवतारी जो है यहाँ पर अवतार लेकर सुख समृद्धि खुशहाली का भी आशीर्वाद दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर 3 दिनों तक माता सीता का जागरण द्वारा किया जाएगा आगाज और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस मेले को लेकर सभी में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हनुमान शिला से निकली राम लक्ष्मण सीता की झांकी भंडारे का भी आयोजन किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से रक्षाबंधन कार्यक्रम में यहां पर उन्होंने शिरकत की। और आपको बता दें कि टाउन हॉल में आयोजित ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहां पर महिलाओं ने शिरकत की है। और साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से बहनों को तोहफे में भेंट किए गए हैं। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं की यहां पर भारी भीड़ देखकर कृषि मंत्री गणेश जोशी भी खासे उत्साहित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने महिलाओं से राखी बंधवाकर उनकी रक्षा का भी संकल्प लिया। देखिए, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार जिसमें बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई रक्षा का वचन देता है। पिछले 14 वर्षों से हम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं और हर बार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि मेरी बहनें मुझसे कितना स्नेह करती है। ये इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का प्यार है कि मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता 4 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया। मैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर इनको वचन देता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र बांधा है, उनका ये भाई हमेशा इनके इस भरोसे पर खरा। देखिए, इस पर्व का हम लोग सालों इंतजार करते हैं। आज रक्षाबंधन का जो हमारा कार्यक्रम हमारे मंत्री गणेश जोशी जी करते हैं। 14 साल से निरंतर वो करते आ रहे हैं और बहुत उनको बहनों का आशीर्वाद भी। और चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हरियाणा और हरिद्वार के किसानों का चीनी मिल पर पिछले 5 सालों का बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में इकबालपुर शुगर मिल गेट पर सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का मुख्य मुद्दा गन्ना भुगतान है। इकबालपुर शुगर मिल पर हरियाणा के किसानों का पिछले 5 साल से 35 करोड़ से भी अधिक का बकाया भुगतान पड़ा हुआ है। हरियाणा के किसानों ने 300 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की शुगर मिल पर अपना गन्ना डाला था, जबकि सरकार कह रही है किसानों का गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाएगा, लेकिन किसानों का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। हरिद्वार के किसानों का भी करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान मिल पर बकाया है। भाई गन्ने का भुगतान है जिंदाबाद। और हरियाणा वालों की क्या गलती, जिन्होंने यहाँ पे 300 किलोमीटर दूर से गन्ना जाके यहाँ पर डाल लिया और 55-56 साल हो गए। और वहाँ पे जमीन ठेके पे लेके इन्होंने अपनी जमीन भी ठेके पे लेकर लोगों ने उसने गन्ना डाल लिया, ब्याज पे पैसे ले रखे, तो उनकी तो हालात खराब होगी। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा लगाने के अभियान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हरिद्वार जेल के कैदी भी अब अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जेल की 4 दीवारी के भीतर कैदी और साथी बंदी मिलकर 10,000 तिरंगा झंडे बनाने का काम कर रहे हैं। जेल में तैयार होने वाले तिरंगे झंडे बाजार में बिकने के बाद खुले आसमान में लहराएंगे। जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य का कहना है कि यहाँ पर करीब 10,000 तिरंगा झंडे बनाने का लक्ष्य रखा गया है और झंडे तैयार होने के बाद बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।
कारागार में बंदी और साथी कैदियों से मुलाकात करने पहुंचने वालों को भी एक एक तिरंगा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ ही हर बैरक में तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। इनका कहना है कि यहाँ पर आजादी की इस महोत्सव को जेल के अंदर भव्य रूप से मनाया जाएगा। और लगभग 10,000 झंडे जो है बनाने का हमारा लक्ष्य है और ये जो है सारे बैरकों में फहराए जाने के साथ साथ बाहर जो अगर कोई खरीदने का इच्छुक है तो उनको भी जो है विक्रय किए जाएंगे। देखिए, जो भी मुलाकात में आएगा हमारा प्रयास होगा कि उनको हम एक झंडे भी जो है उनको दें और वो विक्रय करें। और इसके अलावा जो भी अगर कोई ख़रीदना चाहेगा हमसे तो वो कारागार पे आके उन झंडों को खरीद सकता है। हमारे कारागार में भी जो है 10 दिनी एक कार्यक्रमों की श्रृंखला है। उस श्रृंखला के अंतर्गत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर भोपाल और साथ ही पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा फहराने की उन्होंने अपील की थी और कांग्रेस पार्टी ने भी तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो के साथ लगाने की बात कही। लेकिन हम आपको बता दें कि तिरंगा हमारे देश का गौरव है और इसका सम्मान ही हमारे देश का सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन देखा जा रहा है कि भोपाल में हर जगह पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जा रहा है और वहीं देखा यह भी जा रहा है कि तिरंगे का सम्मान नहीं किया जा रहा है। जिसको देखो वो अपनी मनमर्जी से यहाँ पर तिरंगे को बिना सम्मान के लगा रहा है। शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। समाज सेवी उमाशंकर तिवारी ने लोगों के साथ साथ बता दी कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपील की है। राजधानी भोपाल में जगह जगह जो तिरंगे झंडे लगा दिए गए हैं, उन झंडों को लगाने में उसके सम्मान का पालन नहीं किया गया है। हमारे देश में 75वां अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है आज़ादी का, उसका हम सम्मान करते हैं और घर घर तिरंगा फहराने का भी सम्मान करते हैं, लेकिन तिरंगे का भी सम्मान हो ये हम चाहते हैं। इस भोपाल में जहाँ जैसी जगह मिली वहाँ लकड़ी लगाकर खम्भों पे या आड़ी तिरछी जगहों पर तिरंगे को लगा दिया गया है। इस देश की आन बान शान और हमारा तिरंगा जो है विश्व विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो हम कहते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका पालन नहीं हो रहा। और चलिए बात मध्य प्रदेश की करेंगे। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में शशि यादव विजय घोषित की गई है और वहीं कांग्रेस के सौदान सिंह यादव को उनके ही पार्षदों के 7 वोट मिले हैं, जिसके चलते वो हार गए हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुई। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण बहुमत होने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शशि यादव विजय घोषित हो चुकी हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस प्रशासन की यहाँ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नगर पालिका चुनाव अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए कई नाम सामने आ रहे थे, जिनमें शशि यादव, ऋतुज एलिया, अंशुलेखा और भावसार के नाम पर भी मंथन हो रहा था और पार्टी ने भी यहाँ पर किसी व्यक्ति को पहले से ही चयनित उम्मीदवार नहीं बनाया था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नामांकन जमा करने से पहले यहाँ पर पार्टी ने शशि यादव को अपना उम्मीदवार बनाया और शशि यादव कई सालों से बीजेपी की वरिष्ठ कार्यकर्ता रही हैं। स्वर्गीय पर्यावरणविद अनिल यादव की पत्नी यादव परिवार जनसंघ से भी यहाँ पर पार्टी में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए भी अपना उम्मीदवार बनाया था और पार्टी पर यहाँ पूर्ण बहुमत पहले से ही था और 17 वोटों से शशि यादव को नगर पालिका अध्यक्ष चुना गया। हमें मतदाताओं का सबसे पहले प्रत्याशी चयन में जो पारदर्शिता बरती हमारे विधायक ने, हमारे संगठन ने, फिर चुनाव लड़ा गया और चुनाव में भी हमें मतदाता भाई बहनों ने जो स्नेह दिया हमने उसको सिरोधारी किया और जब जीतकर हम सब पार्षद गण आए हैं तो हम सबका भी पार्टी के प्रति यही था कि हम सबके बीच जो भी अध्यक्ष बनेगा हम सब मिलकर साथ रहेंगे और साथ मिलकर ही काम करेंगे। क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष का ताज है, इस ताज को मैं अकेले ये स्वीकार नहीं कर रही हूँ। मेरे पार्षद जो भाई और बहनें हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, हमारी परिषद एक परिवार के रूप में काम करेगी और हमारी गंज वासुदा को साफ स्वच्छ सिटी बनाएगी। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र में चुनाव रंजिश को लेकर एक ही समाज के 2 गुटों में जमकर झगड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मारपीट हुई, लात घोंसे और डंडे चले हैं और रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे दोनों पक्षों में से यहां पर एक पक्ष की थाना परिसर में ही गिरने के बाद तुरंत उसे नजदीकी यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
जिला चिकित्सालय डॉक्टर के यहां पर चेकअप करने के पश्चात बताया कि उसे मृत घोषित कर दिया था और जैसे ही परिजनों ने मृत होने की खबर सुनी तो वैसे ही वहां पर मातम छा गया। नीमच जिले के जीरन थाना अंतर्गत जीरन में यहाँ पर चुनावी रंजिश को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए थी। घटना के बाद थाने पहुंचे, जहां पर एक पक्ष के व्यक्ति को यहां पर चक्कर आकर गिरने से उसे जो है मृत घोषित कर दिया था अस्पताल में, और उसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि लक्सर के गोवर्धनपुर के सरकारी हॉस्टल में रहकर पढ़ रही बच्चियों के अभिभावकों ने हॉस्टल प्रबंधन पर बीमार बच्चियों को सही इलाज न कराने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एसडीएम से मामले की शिकायत की। एसडीएम ने नायब तहसीलदार को जांच के लिए मौके पर भेज दिया। आपको बता दें कि लक्सर की डोसनी गांव के प्रदीप कुमार और साथ ही ओमवती देवी और साथ ही मुटकाबाद निवासी महिला परमिला और साथ ही बताया जा रहा है कि सलीलता ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को शिकायती पत्र देकर बताया कि यहां पर उनकी बच्चियां गोवर्धनपुर के राजकीय हाई स्कूल में पढ़ती हैं। गरीब होने के कारण उन्हें बच्चियों को गोवर्धन के स्कूल के एकदम पास में बनाए गए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के हॉस्टल में ही छोड़ा रखा। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों की कई दिन से तबीयत खराब है और उन्हें बुखार, दस्त और साथ ही उल्टियों की शिकायत है, और हॉस्टल प्रबंधन ने अपने पास से दवा की 1-2 टैबलेट बच्चों को खिलाई थी, लेकिन इनसे उनके स्वास्थ्य में कोई भी लाभ नहीं पहुंचा है, इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मान लो कमी समी हो जा बच्चे को, या तो अपने आप दवाई दिलवाओ या हमारे माँ बाप को खबर पहुँचाओ। ये काम मैडम का है। एवं हम तो अपने घर बैठे गरीब आदमी पता नहीं किकर कर बच्चों को पढ़ा रहे अपने। उसमें मान लो कल के दिन किया और गोवर्धनपुर मेरी लड़की पढ़ने जाती है, कस्तूरबा गांधी हॉस्टल है, और उसमें मेरी लड़की की 4 दिन से तबीयत खराब है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं करे जा रही है। अगर जो हम कार्रवाई करते हैं तो मैडम उसे दाब देती है, बच्चों के फ़ोन रिकॉर्डिंग करती है, इनको पूछकर उनके मम्मी पापा क्या बोलते हैं। ठीक है जी, इसमें मेरी बहन बहुत परेशान है। उसका कोई 4 दिन से उसकी तबीयत खराब थी, उसके लिए कोई इलाज नहीं किया उन्होंने। अगर उन्होंने फ़ोन करने की कोशिश नहीं की कि हमारे घर हमें सूचना दे दे, हम अपने को दिखाते या ना दिखाते, वो हमारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, हमें कोई कॉल नहीं की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ चाहिए इस चीज़ के लिए। और चलिए बात अब उत्तराखंड के हल्द्वानी की करेंगे। उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से 23 से 26 अगस्त तक हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इनमें राज्य के करीब 500 से भी अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर बताया, 3 दिवसीय प्रतियोगिता में विजेताओं को नगद पुरस्कार और मेडल ट्रॉफी भी दी जाएगी। इसमें यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए नगद धनराशि 2.5 लाख रुपए तय की गई है। और चलिए बात करेंगे हल्द्वानी की नगर निगम क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव पर नगर निगम हर घर तिरंगा के साथ ही वृद्ध वृक्षारोपण अभियान भी चलाने जा रहा है। नगर निगम सभागार में पार्षदों के साथ बैठक करते हुए मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि यहाँ पर इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही प्रत्येक पार्षद को आम के वृक्ष लगाने का भी लक्ष्य दिया गया है, जो सभी 60 वार्डों में लगाए जाएंगे। ग्रीन हल्द्वानी क्लीन हल्द्वानी के लक्ष्य के मद्देनजर इस योजना पर काम किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही होगी। पेड़ भी वितरित किए जा रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम आप लोग आयोजित करने जा रहे हैं? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के निमित्त तैयारी की बैठक थी। ये सभी विभागों के अध्यक्ष, स्कूलों के प्रधानाचार्य, हमारे सभी सम्मानित पार्षद के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को किस तरह भव्य और दिव्य रूप दिया जा सकता, स्वरूप दिया जा सकता, उसके लिए यहाँ पर चर्चा हुई। और नगर निगम हल्द्वानी द्वारा हर घर तिरंगा का कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए भरसक कोशिश। लालकुआं वन विभाग और साथ ही नेशनल हाईवे ने आज आपको बता दें कि संयुक्त रूप से पंतनगर से लेकर हल्द्वानी तक बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग के वनाधिकारी
वैभव कुमार सिंह और तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार और साथ ही नेशनल हाईवे की साइट इंजीनियर तुषार गुप्ता सहित वन विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार ने बताया कि आज तराई पूर्वी वन प्रभाग और साथ ही नेशनल हाईवे की तरफ से संयुक्त रूप से हाथी कॉरिडोर का व्यापक निरीक्षण किया गया है। एक महत्वपूर्ण एरिया है गौला टांडा कॉरिडोर जो है, क्योंकि इसमें जो है एक तराई आर्क लैंडस्केप जो है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें जो है हाथी द्वारा जो है आवागमन किया जाता था। अब इसमें जब ये नेशनल हाईवे है जब प्रस्तावित किया गया था तो इसमें जो है कुछ अंडरपास की बात कही गई थी इसमें, तो उसी के लिए चूँकि ये एक तराई सेंट्रल और तराई ईस्ट का दोनों का एरिया है जहाँ पे जो है एक हाथी के आवागमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे द्वारा आज जो है NHAI के साथ में जो है तराई सेंट्रल के जो DFO इनके साथ और मेरे द्वारा जो है एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है कि वास्तविक स्थिति क्या है कॉरिडोर की, क्या प्रस्तावित किया गया था और कैसे जो है इसके साथ हम फर्दर जो है हम कर सकते हैं आगे या नहीं कर सकते हैं, कैसे चला जाएगा। तो इस संबंध में चर्चा की जा रही है और इस संबंध में हमारे द्वारा जो है जॉइंट इंस्पेक्शन भी की गई है। इसी सिलसिले में आज हमारी जो है जो NHAI के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है और ये साइट विजिट रखी जा रही है और इसका उद्देश्य यही है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर का जो प्रकरण जो ये लंबित चल रहा है उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, ताकि जल्द ही इस जो हाईवे है इसके निर्माण कार्य को भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और जो हमारे एलिफेंट मूवमेंट के जो इशू है उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। देखिए इसी सिलसिले में हमारी अभी बैठकों का सिलसिला अभी चालू हुआ है, साइट विजिट हुई है और इसमें हम जो एक्सपर्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ के उनको भी बुलाएंगे और सभी के साथ मिलकर जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ बिठाकर इसका एक समाधान और एक व्यापक कार्य योजना जो है बनाई जाएगी, जिसको NHAI को भी शेयर किया जाएगा। एक जो मीटिंग हुई है साहब के संग और बड़ी जो पॉजिटिव हुई है जो मीटिंग, और अभी तो ये फैसला हमारी उच्च अधिकारियों को जो लेना है उसके बाद जो भी अभी फैसला होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। जी हमने पूरा पंथ है जो नगर से और हल्द्वानी तक का किया है जो निरीक्षण, तो अभी चिन्हीकरण का कार्य हो रहा है, चल रहा है। NH का कार्रवाई चल रही है, जो सद्भाव का जो कंपनी कर रही थी काम, इसका टेंडर जो निरस्त करने के लिए हमने इसको जो नोटिस भी दे रखा है और किसी नए ठेकेदार को जो लाने के लिए हमने जो निवेदिता को आमंत्रित कर। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पाखी गांव में स्थित भगवान गरुड़ जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है और जिस गरुड़ भगवान के एक बार दर्शन प्राप्त करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास में बसा एक ऐसा गांव जिस गांव में विद्यमान है भगवान गरुड़ जी का प्राचीन मंदिर, जिसमें यहाँ पर गरुड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर के पास में ही बहती है गरुड़ गंगा। ठीक उसी गरुड़ गंगा के सामने गरुड़ जी का प्राचीन मंदिर भी वहाँ पर विद्यमान है और साथ ही बताया जाता है कि यहाँ पर लक्ष्मी माता का मंदिर भी विद्यमान है। बताते बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री सबसे पहले इस स्थान पर रुककर भगवान गरुड़ जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आपको बता दें कि इसी के अनुसार गरुड़ जी को विष्णु भगवान का वाहन भी बताया जाता है। मंदिर के पास में ही दिखाई देता है गरुड़ गंगा, जिस गरुड़ गंगा में स्नान करने से शरीर के कई कुष्ठ रोग भी मिट जाते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पाखी गांव में। जिस पाखी गांव की अगर बात करें तो पाखी गांव में गरुड़ गंगा नामक एक तीर्थस्थल मौजूद है, जहां पर हर दिन भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल सकती है। मेरे पीछे देख सकते हैं भगवान गरुड़ जी का ये मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी स्वयं बैठी हुई है और अपने भक्तों को यहाँ पर आशीर्वाद दे रही है। ये सामने आप नीचे देख सकते हैं, ये है गरुड़ भगवान जी का प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि एक बार इस मंदिर में दर्शन प्राप्त करने से उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नीचे की तरफ अगर देखना चाहोगे तो नीचे गरुड़ गंगा बहती हुई देखी जा सकती है। कहा जाता है कि उस गरुड़ गंगा में जो पत्थर बह के आते हैं वो पत्थर यदि किसी व्यक्ति को सांप बिच्छू कोई डस लेता है तो उसका वहाँ पर उस पत्थर को काफ़ी उपयोग में वो पत्थर उपयोग में आता है। काफ़ी कहानियाँ प्रचलित है गरुड़ गंगा में। बद्रीनाथ जाने वाले और हेमकुंड जाने वाले तीर्थयात्री सबसे पहले गरुड़ गंगा में आकर के भगवान गरुड़ जी के दर्शन यहाँ पर प्राप्त करते हैं।
कैमरामैन साथी कन्हैया भट्ट के साथ नवीन सिंह, चमोली। और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है। जी हाँ, मामला फरीदाबाद का है, जहाँ पर CISF को एक पत्र मिला है जिसमें यहाँ पर मेट्रो को उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा पत्र मिलते ही हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद पुलिस को इस पर मामले की सूचना दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल की तो एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जब उसने सच सामने आया तो वो भी हैरान रह गया। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे यहाँ पर इस युवक पर आरोप है कि यहाँ पर इसने फरीदाबाद के सराय मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी थी। और साथ ही आपको बता दें कि इस पर मामले को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फोन में आता था बार बार, उससे उसकी वाइफ बात करती है, तो इसको शक हुआ कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है और इसने अपनी पत्नी के मोबाइल से उस लड़के के मोबाइल नंबर ले लिए और उसके नाम से एक लेटर लिखा उसने कि हम सराय मेट्रो स्टेशन पर को उड़ा देंगे। और इसके अलावा उसने एक कैशवैन पे भी एक नंबर लिखा हुआ था, जो कैशवैन पे हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है कि हम इस वैन को भी, हम जो बैंक के कैशवैन थी, इसको भी हम लूट लेंगे और इसमें जो पैसा मिला। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। और आपको बता दें कि जादू भारत की 64 कलाओं में से प्रसिद्ध एक ललित कला है, जिसको विकसित करने और समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का श्रेय समाचार पत्रों और साथ ही पत्रिकाओं को जाता है। वर्तमान समय में अधिकांश पत्र पत्रिकाएं अल्प आयु में ही यहाँ पर समाप्त हो गई हैं। और आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य और साथ ही भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने वैशाली मंडप में आयोजित जादूगर शिवम की सायंकालीन शो का उद्घाटन करते हुए कहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री रश्मि चौधरी ने कहा कि यहाँ पर जादू जैसी प्राचीन कला विलुप्त होने की कगार पर है, उसे बचाए जाने की भी आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जादू प्राचीन काल से ही हिंदुस्तान में स्वस्थ मनोरंजन का एक साधन रहा है। हमारे रुड़की नगर में राजस्थान से बहुत अच्छे जादूगर आए हुए हैं शिवम। हम उन लोगों का जादू देखने के लिए आए थे और बहुत ही खूबसूरत है और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़े लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, मैंने भी बहुत इंजॉय किया है। और रुड़की की खुशकिस्मती है कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार हमारे उत्तराखंड में आते हैं और उत्तराखंड देवभूमि है, तो अतिथि जो होता है हमारे लिए भगवान का रूप होता है। शामगढ़ पुलिस थाने में यहाँ पर पदस्थ सब इंस्पेक्टर इंदू इवने, जो कि कई समय से बता दें कि यहाँ पर एक लंबे समय से थाने में पदस्थ थी और आप बता दें कि यहाँ पर उसके पश्चात ही गरूठ थाने में उनका स्थानांतरण हो गया था। शामगढ़ में पदस्थ होने पर उसी समय यहाँ पर इंदू इवने सब इंस्पेक्टर पर राखी बंधन रिकेश पाटीदार भचुनी गांव के रहने वाले युवक ने आरोप लगाते हुए बताया कि यहाँ पर जो है रक्षाबंधन के दौरान ही यहाँ पर बहन सब इंस्पेक्टर इंदू ने हमसे नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए थे और हमारे पैसे मांगने पर हमें अब धमकियां मिल रही हैं और पैसे नहीं दिए जाते तो कई बार कोशिश करने के पश्चात भी पैसे नहीं लौटाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर यहाँ उप निरीक्षक इंदू के ऊपर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है। मंसूर SP अनुराग सुजानिया ने यहाँ पर बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी करने वाले सब इंस्पेक्टर इंदू इवने और साथ ही पति तरुण शर्मा के खिलाफ शामगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया और कई धाराओं में इस मामले को दर्ज किया गया और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर, सब इंस्पेक्टर के ऊपर 420 का केस बना है, जिसमें ये आया कि पहले वो पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन करती थी, उसके बाद उन परिवार को टारगेट कर। हाँ, ये कहना सही है। अभी थाना सामगढ़ में पदस्थ उप निरीक्षक इंदू इवने के खिलाफ अपराध क्रमांक 290/22 धारा 420, 468, 468, 71 और 120 का पंजीबद्ध किया गया है। चूँकि इसमें जो फरियादी थे रिंकेश पाटीदार भटूनी के रहने वाले हैं और इनके चौकी प्रभारी पदस्थापना के दौरान उप निरीक्षक इंदू इवने से राखी धागा के संबंध रहे थे, ऐसा उसके द्वारा बताया गया है। इनकी जांच SDOP सीतामऊ के द्वारा की गई है। SDOP सीतामऊ ने उन तथ्यों को सही पाते हुए उसमें अपराध पंजीबद्ध कराया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।